नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट है कि आगामी आपके जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं में दरअसल क्या हो, आपका करंट का कोई भी क्वेश्चन जो है क्या हो, गलत ना होने पाए। तो जो भी परीक्षाएं आपकी हैं, चाहे वो आपकी परीक्षा यूपी SSC की होती है, चाहे परीक्षा आपकी पीसीएस की है, आरओ एआरओ की जो नई वैकेंसी आने वाली है पीसीएस की, एआरओ हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आरओ की आने वाली है, इसके अलावा जो लेखपाल और बाकी जो अन्य एक दूसरी परीक्षाएं होती है, सभी परीक्षाओं में आप 100% प्रश्नों को करंट अफेयर्स के सही कर पाने का लक्ष्य रखें। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि आप सभी लोग जो है अलग अलग परीक्षाओं को देते होंगे और सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और करंट अफेयर्स ही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सफलता दिलाने में प्लस पॉइंट करेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप लगातार क्लास देखेंगे। आप महीने में एक बार पढ़ेंगे या आंख वाली नाक कान वाली पेट वाली मैगजीन पढ़ेंगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैगजीन्स खराब होती हैं, डेफिनेटली अपने आप में बहुत बेहतर कंटेंट होता है, लेकिन 10 दिन में पढ़ करके आप राजा नहीं बन सकते हैं। यह बात जितना जल्दी आप समझ पाए समझ जाएं। और वही बात है कि जब आपको कोई समझाता है तो आप समझने का प्रयास शायद ठीक ढंग से नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप में खलीफा बनने का प्रयास करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि हृदय सर आप बहुत डांटते हैं। डांटते नहीं, आपको समझाते हैं कि जिस ओर आप चलते हैं वो राह आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगी। इसलिए मैं हर रोज आपको समझाता हूं, हर दिन मैं आपको नई बात बताता हूं कि भाई ऐसा नहीं, आपको ऐसे ही करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी हर एक बात को समझते होंगे, सुनते होंगे और मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते होंगे, बुरा नहीं मानते होंगे। ठीक है, आइए आज के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमने विगत दिवस में कुछ प्रश्न पूछा था, विगत दिन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पाँच की तंत्र इकोसिस्टम का अजैविक घटक, अबायोटिक कंपाउंड, अबायोटिक मतलब कि जिसको अजैविक कहते हैं, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो किसमें जीवन नहीं है? पौधे में, पशु में, सूक्ष्म या फिर मिट्टी में, किसमें नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका मिट्टी में नहीं है। तो ये क्या है? ये अजैविक कंपोनेंट है। बाकी सब में जीवन है, पौधों में है, पशु में है, सूक्ष्मजीवों में है। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के मिलने से इकोसिस्टम का निर्माण होता है, यह भी आप जानते होंगे, है ना। चलिए, आज का पहला टॉपिक क्या है? नई दिल्ली में दरअसल भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है। बड़ा आयोजन है अपने आप पे। कब हुई है? दरअसल 31 जनवरी को हुई है अपने आप पे, और लगभग एक दशक के बाद यह बैठक हो रही है, इसलिए यह बड़ी महत्वपूर्ण जाती है। कहां पर हुई है? यह हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन अभी हाल ही में हो रहा है। लगभग एक दशक के बाद यह मीटिंग हो रही है। ठीक है, इस बैठक में भाग लेने के लिए ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों की सहित कई अरब देशों के जो प्रतिनिधि हैं वहां भी दिल्ली पहुंचे थे अपने आप में। ओमान के विदेश मंत्री कौन है? बद्र अल बुसैदी। और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार जो है शनिवार को दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। और कई सारे लोग इसमें जो है पहुंचे हैं। और इससे क्या होगा? इससे जो है उनकी इस यात्रा से भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी और दोनों देशों का व्यापार आज भी क्या होगा? आगे बढ़ेगा। ठीक है, यह बैठक लगभग एक दशक के बाद हो रही है। इससे पहले पहली बैठक दरअसल 2016 में हुई थी और अब 26 में हो रही है, यानी कि एक दशक के बाद। विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि दूसरी भारत अरब FMM से मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ में भारत और अरब देशों के बीच साझेदारी को और गहरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि यह बैठक कब हुई है? इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 16 में हुई थी। बैठक कब हुई? 31 जनवरी को हुई है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, कौन कौन लोगों ने भाग लिया? बस इतना फैक्ट क्या करना, आपको नोट करना है। बाकी कंटेंट को आप छोड़ सकते हैं। ये चीजें समझने के लिए आपको लिखी जाती हैं कि आप चीजों को विस्तारपूर्वक समझिए। सिर्फ फैक्ट इसलिए मैं नहीं डालता हूं। मैं चाहता तो खाली एक एक फैक्ट डाल देता, लेकिन जब आप पूरी न्यूज को बेहतर तरीके से न्यूज़पेपर की तरह से पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो अब जो मैंने फैक्ट 2-3 बताए हैं वो आप याद रखिएगा। तो अब क्या रहेगा? पूरी न्यूज आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, चलिए, भारत अरब सहयोग का संस्थागत ढांचा, यानी कि विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक भारत और अरब राज्यों के लीग के बीच सहयोग की दिशा में सहयोग की दिशा देने वाला सबसे बड़ा संस्थागत तंत्र है। मार्च 2002 में भारत और अरब लीग के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच संवाद का औपचारिक फ्रेमवर्क स्थापित किया गया था। ठीक है,
अब इस पर बन जाएगा प्रश्न आपके सामने, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है। ठीक है, लगभग 1 दशक के अंतराल के बाद भारत और अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित हो रही है, या अब कहां पूछ लिया या फिर डेट पूछ लेता, दो में से कोई एक है। तो बहरीन में हुई है, अबू धाबी में हुई, नई दिल्ली में हुई है, या फिर मस्कट में हुई है। अभी हमने आपको इसका उत्तर एग्जैक्टली बताया था, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। यह बैठक अभी हाल ही में देश की राजधानी यानी कि भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, आपकी न्यू दिल्ली है, तो नई दिल्ली में हुई। और कब हुई, 31 जो है जैन को होती है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए नाउ सेकंड पॉइंट, ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और यह भी क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा करूं, उस प्रश्न को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है किसी भी लेवल पर। हालांकि सारे प्रश्न मेरे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिनको मैं कहूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे प्रश्न डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए। तो क्या है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित क्या है, पटना बर्ड सेंचुरी, और गुजरात के कच्छ स्थित छारी ढांड को रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। और रामसर साइट्स क्या होते हैं, डेफिनेटली आप जानते होंगे। दरअसल 2 फरवरी के पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और विश्व आर्द्रभूमि के दिवस के बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है, भारत का रामसर नेटवर्क 2014 में 26 साइट से बढ़कर के अब क्या हो गया है, 90 साइट तक पहुंच गया अपने आप में, जो कि सबसे बड़ी बात। क्या, भारत का रामसर नेटवर्क 2014 में कितना था, 26 साइट था, और अब कितना हो गया, 98 हो गया है। या अब ये संख्या आपसे एग्जाम में पूछता है कितना हो गया टोटल। ठीक है, या लगभग 276% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और वेटलैंड जिसको हम आर्द्रभूमियां कहते हैं, अपने आप पे भारत की जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आर्द्रभूमियां क्या होते हैं, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से अपने आप में रिच होते हैं, और इससे हमारे पर्यावरण को लाभ होता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट्स क्या होती हैं, कई बार आपको मैंने बताया भी, और आप जानते होंगे, सामान्य तौर पर आप जानते होंगे। ठीक है, इन दोनों वेटलैंड्स में सैकड़ों प्रवासी और स्थानीय पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। इसके साथ ही क्षेत्र चिंकारा, भेड़िया, कैरकल और कई अन्य प्रकार के जो है प्रजातियों के लिए या और तथा कई लुप्त प्राय पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। पटना सेंचुरी जो है बर्ड सेंचुरी, उसके बारे में जानिए थोड़ा सा। यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, या उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर उप विभाग में स्थित एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि पक्षी अभयारण्य है। क्या, पटना बर्ड सेंचुरी। अब पटना से कंफ्यूजिया मत जाइएगा, बिहार में है बॉस, नहीं जी, उत्तर प्रदेश के एटा में है। अब यहीं पर कंफ्यूजन कट हो जाएगा आपका। ठीक है, यह सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, लगभग 1 से 1.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का। यहां पर बहुत प्रकार के जो है पक्षी आदि आपको पाए जाते हैं। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, यह स्थल इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया के रूप में ही पहचाना जाता है। और छारी ढांड के कच्छ गुजरात में जो स्थित, अगर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसको, ये हेडिंग है, दूसरा नंबर है पॉइंट। ठीक है, इसको रेड में कर दीजिएगा, इसको रेड में, ये हेडिंग है अपने आप में। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये इसका ये कहां पर है, गुजरात है, यानी कि छारी ढांड गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक मौसमी क्षारीय आर्द्रभूमि है। यह बन्नी घास भूमि और कच्छ के नमक के मैदान के बीच स्थित है, जो एक विस्तृत और अनोखी पारिस्थितिकी ड्रेन क्षेत्र जो है क्या होता है, ये बनाता है। तो इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। बारिश के मौसम में क्षेत्र फैल करके लगभग 80 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है, और जल पक्षियों का प्रमुख ठहराव स्थल बन जाता है अपने आप पे। यानी कि जब बारिश होती है तो इसका क्षेत्र बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है। इसकी यह भी जो है कई अन्य प्रकार के दुर्लभ प्रजातियों के लिए ये जाना जाता है, जिसमें ये कई सारी प्रजातियां यहां पे लिखी गई हैं। ठीक है, कच्छ की छारी ढांड एकमात्र कंजर्वेशन रिजर्व है जो गुजरात के में पर्यावरण सुरक्षा को प्रदान करता है। तो यह भी एक खास बात है। ठीक है, चलिए अब रामसर साइट्स क्या होते हैं आप जानते होंगे। तो रामसर कन्वेंशन, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। कब हुई थी, 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व भर के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों वेटलैंड्स का संरक्षण करना और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। भारत 1982 में इस कन्वेंशन का हिस्सा बना, और तब से इसके नेटवर्क में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो टोटल रामसर साइट्स की कितनी होती हैं, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, यह सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जो भी हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो हमारे बर्ड सेंचुरीज होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा अपने आप में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और कुल इनकी नंबर्स कितने हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस टास्क को आप पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी से लगा हुआ एक प्रश्न आपके सामने आ गया है ना, कि उत्तर प्रदेश के एटा स्थित पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात के कच्छ स्थित छारी ढांड को किस अंतरराष्ट्रीय मान्यता के तहत शामिल किया गया है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में, या बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, या फिर रामसर साइट के रूप में, या फिर टाइगर रिजर्व के रूप में, किस के रूप में इसको शामिल किया गया है? अगर आपको प्रश्न यहां आता है तो मुझे तुरंत इसका उत्तर बताने का कष्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपी लिए रहिए आप लोग प्लीज, है ना, उसका उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका रामसर साइट्स के अंतर्गत, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच स्टाफ टॉक्स के 11वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया? ये देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इस दौरान जो है क्या हुआ? इस दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग, आपसी तालमेल बढ़ाने और फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक साझा दृष्टिकोण को मजबूत करने पर विस्तृत रूप में क्या की गई है? चर्चा की गई है। यह बैठक कब हुई है? 29 जैन को हुई है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्टाफ टास्क की सदस्यता भारतीय नौसेना में असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है रियर एडमिरल श्रीनिवास मदुल्ला और JMSGAF के डायरेक्टर जनरल रियर एडमिरल तोशियुकी हिराता ने किया। ठीक है, तो ये बैठक अपने आप पे इंपॉर्टेंट है जापान के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से, इसको रेडी कर लीजिएगा। जो बैठकें होती हैं कई बार प्रश्न में पूछी जाती हैं यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बना करके। चलिए बताइए, जापान भारत के संबंधों पर भी प्रश्न आता है। ठीक है, जापान के बारे में कई अन्य फैक्ट अभी आते हैं। या रिंग ऑफ फायर में है, जापान में अलग अलग प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं उनके बारे में प्रश्न पूछता है, तो ज्वालामुखी के बारे में मैपिंग से अलग से आप डेटा रेडी कर लीजिएगा। ठीक है ना। भारतीय नौसेना और जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच स्टाफ टॉक्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? सिंपल सी बात है, कौन सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। देश के अलग अलग हिस्सों में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में 2026-27 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है। इस पर भी क्या लगेगा? टिक लगाइए किसका? इंपॉर्टेंट का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टिक लगाइए। केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा को लेकर के एक बड़ी और दूरगामी घोषणा की गई है। इसमें बच्चों को जो है कौशल आधारित शिक्षा के साथ साथ में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाएंगी, जो कि एक बड़े मजबूत इकोसिस्टम को, एजुकेशनल इकोसिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि ये सभी यूनिवर्सिटी टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास विकसित की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इस यूनिवर्सिटी टाउनशिप को बनाने में केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम करेगी। यानी यूनिवर्सिटी बनाने, ढांचा खड़ा करने और सुविधाएं विकसित करने में राज्यों को केंद्र की मदद मिलेगी अपने आप में। और इससे क्या होगा? अगर केंद्र के द्वारा राज्यों को मदद मिलेगी, इसका मतलब यह हुआ कि यह दरअसल क्या करेगा? सहकारी संघवाद को मजबूती भी प्रदान करेगा, सहकारी संघवाद को। ठीक है, यह जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इस पूरी योजना का मकसद क्या है? हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से आधुनिक और मजबूत शिक्षा संस्थान तैयार किया जाए, जहां पर सारी जो नीड्स होती हैं क्या हो अपने आप में पूरी हो जाएं। ओके, इस यूनिवर्सिटी टाउनशिप में छात्रों के लिए हर तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां रहने के लिए बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे, ताकि बाहर से आने वाले छात्रों को किसी तरह की परेशानी न होने पाए। इन विश्वविद्यालयों में क्या बनाए जाएंगे? स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा टाउनशिप यूनिवर्सिटी में हाईटेक लेबोरेटरी, आधुनिक कॉलेज, रिसर्च सेंटर और इनोवेशन हब भी होंगे। छात्रों, शोधार्थियों को अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे रिसर्च, स्टार्टअप और नए आइडियाज को बढ़ावा भी मिलेगा। यहां सरकार का फोकस सिर्फ डिग्री देने पर नहीं होगा, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा भारत में है। भारत में यूथ बहुत है, लेकिन आपने कभी देखा कि उनको रोजगार नहीं मिलता है? जिसके पीछे क्या है? उनका स्किल ना होना है, कौशल युक्त उनका ना होना है। ऐसे में यह टाउनशिप यूनिवर्सिटी जो प्लान है, आने वाले भविष्य में भारत के युवाओं को करने के लिए अपने आप पे एक दूरगामी कदम के रूप में शामिल होगा ये। ठीक है,
तो ये बड़ी बात है। और इस प्रकार की यूनिवर्सिटी के विकास के माध्यम से हम किस प्रकार से युवाओं को सशक्त कर सकते हैं और उन्हें कार्यशील जनसंख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा को लेकर के एक बड़ी और दूरगामी घोषणा की गई है देश के अलग अलग हिस्सों में। अच्छा सॉरी, ये रिपीट हो गया, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। आइए अब आपके सामने जो है एक प्रश्न आ गया है, आइए देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई क्या घोषणा की गई है? नए आईआईटी और आईएम खोलने की, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की, शिक्षा बजट को दोगुना करने की। सिंपल सी बात है, 5 टाउनशिप यूनिवर्सिटी बनाने की। ठीक है, यूनिवर्सिटी टाउनशिप यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए माई 200 AI चिप, अभी इसका फॉर्मेशन किया गया है अपने आप में और ये चर्चाओं में है। ठीक है, तो मैया 200 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वदेशी AI एक्सेलेरेटर चिप है जिसे विशेष रूप से क्लाउड और डेटा सेंटर आधारित AI वर्कलोड्स के लिए डिजाइन किया गया। यह माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर AI अवसंरचना विकसित करने की दिशा में क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। क्या उपयोग है इसका? इसका मुख्य उपयोग जनरेटिव AI, बड़े भाषा मॉडल और हाई परफॉर्मेंस AI इंफ्रेंस एवं ट्रेनिंग में किया जाएगा। इससे ऊर्जा दक्षता, लागत नियंत्रण और प्रदर्शन में क्या होगा, अपने आप में सुधार होने की उम्मीद जगी हुई है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, तो ये 1-2 पॉइंट और भी हैं इसमें, इसको एक बार रेडी कर लीजिएगा। दरअसल मैया 200 को डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि उपभोक्ता स्तरीय उपकरणों के लिए। बस हो गया पॉइंट। चलिए अब आप बताओ कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। जरा पढ़ो और इसका उत्तर मुझे बताने का कष्ट करो कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कूट आधे प्रश्न बहुत मुश्किल आता है एग्जाम में। बताइए एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बताएंगे जरूर से, है ना। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि आप बताएंगे, इसमें कोई इप बटाप नहीं करेंगे। और होशियार तो ही हैं आप लोग, नहीं है बिल्कुल होशियार है। ठीक है, इसका उत्तर संभवतः सी होना चाहिए कि डी होना चाहिए। देखते हैं, बी यानी कि 1, 2 और 3, चौथा नहीं है इसमें। ठीक है, 1, 2 और 3 कहां पर है? बी इज द राइट आंसर। चलो यह एक प्रकार की योजना है, ठीक है, इटी कोली डुटी पाट योजना। दरअसल यह असम सरकार की एक लक्षित कल्याणकारी पहल है जिसे राज्य के चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए शुरू किया गया है। तो ये कहां की योजना है? ये असम के लिए, असम की योजना है। किसके लिए है? जो चाय बागान के जो श्रमिक है उनके लिए है। यह समुदाय लंबे समय से स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऐसे में उनके यह योजना कारगर साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत चाय श्रमिक परिवारों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य परिवारों को प्रारंभिक बाल देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य और आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। तो चाय बागान में जो काम करने वाले जो श्रमिक थे, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, उन्हें पोषण युक्त खाना आदि नहीं मिलता था। ऐसे में सरकार ने कहा भाई हम अभी क्या करेंगे, मदद करेंगे अपने आप। इससे निश्चित तौर पर असम में जो चाय बागान में जो काम करने जो लोग हैं उनको एक बढ़िया फायदा मिलेगा। योजना का व्यापक लक्ष्य बाल स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार और भविष्य में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना है, ताकि चाय बागान श्रमिक समुदाय की अगली पीढ़ी को बेहतर अवसर मिल सके। यह योजना दरअसल चाय बागान श्रमिकों के लिए व्यापक रूप से लागू और इसे केवल निजी बागानों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे चाय श्रमिकों और समुदाय को क्या करना है, कवर करना है। बड़ी अच्छी योजना है और निश्चित तौर पर यह योजना भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगी, जरूरी हो जाएगी। तो इसको भी क्या कर लीजिएगा, आप टिक लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट तौर पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट और नॉर्मल क्वेश्चन, 3 टाइप क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए अब बन जाएगा इस पे क्या प्रश्न आपके सामने, ठीक है। चलो, हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू की गई इटी कोली डुट्टी पाट योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह योजना असम के चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है। इटी कोली डुटी पाट योजना के अंतर्गत नवजात शिशुओं के लिए
वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य चाय श्रमिक समुदाय में बाल स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों को समाप्त करना है। ठीक है, यह योजना केवल निजी चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों तक सीमित है और सरकारी सहकारी बागानों पर लागू नहीं होती है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है बताओ। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, यहां पर लिख सकता था ऐसे करके। फिलहाल पूछा क्या क्या सही है, तो ये मुझे नहीं सही लग रहा, उपरोक्त तीनों क्वेश्चन सही लग रहे हैं, बी लग रहा है मुझे, शायद दिखते हैं बी ही होगा। ठीक है, अच्छा अगर पूछता कौन सा सही नहीं है, तब विकल्प क्या होता, केवल 4 होता, केवल 4, जो कि इसमें नहीं है। माना कि कोई ऑप्शन यहां पर कर देता केवल 4, तो केवल 4 होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कौन सा इसमें सही नहीं है और नहीं शब्द को आप नहीं देखते हैं और गलती करके चले आते हैं परीक्षा में, तो यह भी बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में सीधे हवाई संपर्क को 14 वर्षों के बाद अभी पुनः से बहाल कर दिया गया, पुनर्स्थापित कर दिया गया। बड़ी न्यूज है अपने आप पे। ठीक है, और 14 वर्षों के बाद यह किया गया है। दरअसल यह विकास 29-30 जनवरी 2026 को हुआ, जब बांग्लादेश की राष्ट्रीय वाहक विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने ढाका से कराची तक की अपनी पहली सीधी उड़ान भरी। ठीक है, जो लगभग 2012 में सेवाएं बंद होने के बाद पहली नियमित नॉन स्टॉप सेवा थी अपने यहाँ पे। इस प्रयास को दोनों देशों के बीच बेहतर व्यापार और पर्यटन आदि के लिए जाना जाता है। ठीक है, वैसे तो पाकिस्तान के साथ कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, आगे बांग्लादेश भी पाकिस्तानी बन रहा है अपने यहाँ पे। जिस प्रकार से वहां पे गतिविधियां हो रही हैं अपने यहाँ पे खतरनाक है ना, और उसी प्रकार की घटनाएं कुछ कुछ जो है आपके पश्चिम बंगाल में भी हो रही है ना। मतलब मामला बहुत अजीब चल रहा है खासकर आजकल, है ना, एटमॉस्फेयर। बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना आपसे। ठीक है, इससे अच्छा एक बात और इसमें जो आपको आईआर की पॉइंट ऑफ व्यू समझने का प्रयास करना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि पाक यानी कि पाकिस्तान, इस पाकिस्तानी लिख देते हैं इसको, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, बांग्लादेश के बीच में अगर नजदीकियां बढ़ती हैं बॉस अपने आप में, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पर पड़ेगा अपने आप में, भारत पर पड़ेगा अपने आप में। और वैसे भी आप जानते हो कि दोनों देश क्या हैं, भारत के पड़ोसी देशों में से एक माने जाते हैं। तो ये देश भारत के संकट कई मामलों में खड़ा कर सकते हैं अपने आप में। इसमें व्यापार, क्या व्यापार, ठीक है, सॉरी, इससे व्यापार, ठीक है, परिवहन, ठीक है, और कई अन्य मामलों में भी इसमें जो है चीजें दिक्कत कर सकती हैं। लेकिन ठीक है, भारत बांग्लादेश के संबंधों पर ही प्रश्न आता है। आप लोग जीएस सेकंड पेपर यानी कि पीसीएस और यूपीएससी की सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार के प्रश्नों को देखते होंगे। ठीक है, तो कि भाई अगर यह जो चीज अभी बंद हो गई थी और एक लंबे समय के बाद, एक दशक के बाद शुरू हो रही है, ऐसे में भारत के परिवहन पर या व्यापार पर या भारत के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए, समीक्षा कीजिए। ऐसा प्रश्न क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखना आपको। चलिए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि किस अवधि के उपरांत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी हवाई यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था बहाल की गई है और इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या बताया जा रहा है। नंबर 1 पॉइंट, 10 वर्षों के अंतराल पर सीधी उड़ानें बहाल की गई ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को पुनर्जीवित किया जा सके। बी ऑप्शन, 14 वर्षों के ठहराव के बाद सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं जिसका लक्ष्य बाहरी संघर्षों के कारण और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना था या बहाल करना था। 14 वर्षों की यात्रा और उसके बाद सीधी उड़ानें बहाल की गई ताकि व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत किया जा सके। डी, 20 वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात उड़ानें फिर शुरू की गई हैं मुख्य रूप से सैन्य सहयोग और संयुक्त सुरक्षा अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए। किस उद्देश्य के हेतु इसकी व्यवस्था शुरू की गई है बताना है आपको। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, बस अब एक शायद आई थिंक लास्ट टॉपिक है आपके लिए, है ना। चलिए, आरसीएस उड़ान यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और आप जानते होंगे इसमें क्या है, उड़ान जिसको क्या कहते हैं हम लोग, उड़े देश का आम नागरिक, है ना, जिसमें छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने का प्रयास किया गया था। उड़े देश का आम नागरिक यानी कि आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े और उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना के अंतर्गत दरअसल अभी आपका जो राज्य उत्तर प्रदेश है उसको जो है
एक मोस्ट प्रोटेक्टिव स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया है, क्योंकि इसने जो है रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, और उसी के दृष्टिकोण से इसको यह अवार्ड दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की रीजनल जो कनेक्टिविटी होती है, RCS क्या नाम है इसका, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि उत्तर प्रदेश ने उड़े देश के आम नागरिक योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को, रीजनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का प्रयास किया है। छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़ा आपस में, जो छोटे हवाई अड्डे थे, इससे कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। और इसके अलावा समयबद्ध और परिणाम उन्मुख पहल की है। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों को सस्ती हवाई सेवाओं से जोड़ना है, और उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को जमीन पर उतारने में विशेष सक्रियता भी निभाई, इसलिए इसको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, राज्य में उड़ान मार्गों की शुरुआत, पहले से मौजूद हवाई अड्डों का उन्नयन, रनवे एवं टर्मिनल सुविधाओं में सुधार तथा धार्मिक पर्यटन और आपदा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी भी विस्तार किया गया। इन प्रयासों से न केवल यात्रियों की पहुंच बढ़ी है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी क्या हुई, गति मिली है। इसी समग्र और सक्रिय कार्यान्वयन के कारण उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट के रूप में जो है मान्यता दी गई है। यह बड़ी बात है, और इससे निश्चित तौर पर व्यापार के साथ साथ में रोजगार और अन्य कई चीजों में पर्यटन आदमी खूब फायदा हुआ, इससे उत्तर प्रदेश की आमदनी बढ़ी। तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में काबिल तारीफ था। ठीक है, चलिए। अच्छा, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी, मुझे बताइए जरा फटाक से जल्दी से। उड़ान योजनाओं से प्रश्न बहुत बनते हैं। अब आप जरा 30 सेकंड का टाइम लीजिए, इस प्रश्न को पढ़िए और फिर मुझे इसका उत्तर बताइए। चलिए, सोच विचार के बताना, जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी रूप में कि जल्दबाजी करके बता दीजिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बताइए। बोलो भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप कि आप इसे बताएंगे मुझे, है ना। चलिए, ए इज द, ये पहला वाला, राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार हेतु निरंतर प्रशासनिक पहल, नए हवाई उड़ान मार्गों का समयबद्ध संचालन, ये सारे पॉइंट जो है इसमें आ जाएंगे। ठीक है, पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश को RCS उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से सम्मानित किए जाने का मुख्य कारण क्या है, तो ये कारण है जो आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपके लिए प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के तहत कुल कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह पहले ही टॉपिक में था, अगर आप नहीं जान पाए तो पहले टॉपिक को जाइए और पढ़िए और उसको बता दीजिए इसका आंसर। ठीक है, मैं आपके उत्तर का वेट करूंगा। ओके, चलिए, और जो बताएगा उसको 5-5 रुपए वाली डेयरी मिल्क आपको इनाम मिलेगी। ठीक है, अब आज का प्रश्न आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए कि भाई केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप योजना सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, और जो हमने कल प्रश्न पूछा था आपसे कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने की मूल इकाई है, इस कथन के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य तथा पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में इसकी भूमिका चर्चा कीजिए। आप सभी लोगों ने अगर लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग चाहे तो इसको लिख करके भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि नंबर हमारा क्या है 8604409201। ठीक है, इस पर आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, और आपकी जो भी दुविधा आदि होती है उस पर आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 8604409201, ये 2 है आपका। ठीक है, चलिए, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको समझाया हुआ है अच्छे तरीके से भाई कि स्ट्रक्चर जो होता है इकोसिस्टम का वो क्या होता है। इसमें अजैविक और अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटकों के अंतर्गत जिसमें जीवन नहीं होता, यानी कि सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, तापमान, मिट्टी, खनिज, लवण हो गया। ठीक है, ये घटक जो है, जो कंपोनेंट है, जीवन के लिए आधारभूत संसाधन प्रदान करते हैं। जैविक घटकों में इसे 3 घटक में बांट सकते हैं हम। उत्पादक के रूप में हरे पौधे, सवाल आदि आएंगे। उपभोक्ता के रूप में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीव आएंगे। अब घटक के रूप में बैक्टीरिया, फफूंद आदि आएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा जो है कंपोनेंट आपको यहां पर दिया गया है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या काम करेगा, ऊर्जा का प्रवाह करेगा, यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रभावित होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। पोषक तत्वों का चक्रण होता है इसमें। उत्पादकता के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादकता, ये सब चीजें जो है यहां पर बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से दे रखी हैं कि क्या क्या इसके कार्य होते हैं। उत्पादकता, आपसी प्रबंधन, ये सारा कार्य आप जो है यहां पर देख लीजिएगा।
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भूमिका होती है इसकी। तो ये सारे पॉइंट यहां पर अच्छे एक करके मैंने लिखे हैं, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निष्कर्ष यहां पर लिखा हुआ है। तो अब एक एक प्रश्न भी अगर आप लिखेंगे तो एक दिन में, एक हफ्ते में 6 प्रश्न आपके हो जाएंगे। 6 को 24 प्रश्न। इसके लिए आप 12-15 हजार रुपया देते हैं टेस्ट सीरीज का, नहीं देना है आपको, फ्री आपका सब कुछ चल रहा है आपका, ठीक है, लगातार चल रहा है। एक प्रश्न आप डेली लिखिए, क्या दिक्कत है आपको, लेकिन आप नहीं लिखते हैं। चलिए आज के बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और छोटी सूचना कि जहां एक और हमारे यहां पर यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा था, अब हमने यूपीपीसीएस प्री, केवल यूपीपीसीएस प्री के लिए हमने एक जो है कोर्स शुरू कर दिया है। अभी उस पर ऑफर चल रहा है और 4500 फीस है, ऑफर के साथ में 2500 है। वो स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए हम उसको 2500 रुपए में देंगे। उसमें वीडियो लेक्चर आपके, करंट अफेयर्स का नोट्स आपका, आर्टिकल आपका, ये नोट्स उसके, इस सारे मेंटरशिप, सबसे बड़ी बात है गाइडेड मेंटरशिप, जहां पर वीकली आपको जो मंथली जो है आपको 2 जूम मीटिंग के माध्यम से आपको वहां पर गाइड किया जाएगा, जो कि मेरे द्वारा आपको। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो आपको मुझे देनी थी और आप इसमें जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर मेंटरशिप, गाइडेड मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा पीसीएस का 25 वाला, 26 का, ठीक है। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोग का, ऑल द बेस्ट है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि हर अभ्यर्थी को इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA-RO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।